वंदे भारतीय जनता पार्टी के इस विशेष जिला प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, वर्ग के प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, गोरखपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर पंचायतों के चेयरमैनगण, जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण और इस वर्ग में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर 22 राज्यों में, केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की बात होती है, जब राजनीति में राष्ट्रवाद की बात होती है, तो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई भारतवंशी रहता है,
उसके सामने जो एक चेहरा दिखता है वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा दिखता है, और कोई निशान दिखता है तो वह कमल के फूल का दिखता है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन केवल वही भारतीय जनता पार्टी का उदय का दिन नहीं है। इससे पहले स्वतंत्र भारत में जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तो स्वतंत्र भारत में उस समय सबसे पहला कार्य हुआ कि एक राष्ट्रीय सरकार का गठन होना है। राष्ट्रीय सरकार, जिस सरकार में सभी उस समय की देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए दलों और नेताओं ने मिलकर के उस सरकार का गठन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री के रूप में चयन करते हुए वो सरकार आगे बढ़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार में उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किए। अभी सरकार ने कार्य प्रारंभ ही किया था। भारत के संविधान निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा की संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। भारत ने शासन की जिस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया, वह संसदीय प्रणाली लागू हुई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे, और शासन की व्यवस्था की बागडोर उनके हाथों में होगी। उनका चुना गया नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में और राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजसेवी, महान शिक्षाविद के रूप में जिनकी ख्याति थी। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम
जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, जिन्होंने देश के अंदर 1905 में कांग्रेस के ब्रिटिशर के द्वारा बंग विभाजन की साजिश के खिलाफ उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेताओं ने जब ब्रिटिशर की साजिश को विफल किया, पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लौ जली थी, उस लौ को अपनी आंखों से देखा था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते यह दायित्व उनके कंधों में डाला गया कि वह तुष्टीकरण के खिलाफ कांग्रेस की किसी भी साजिश के खिलाफ शंखनाद करें। याद करिए 1952 में पहले आम चुनाव में और उसके उपरांत कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने जब देश के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ किया, कश्मीर संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद उन्होंने धारा 370 लागू कर दी, परमिट सिस्टम लागू किया, तो उसके खिलाफ कोई एक आवाज उठी थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज निकली थी, जिन्होंने उस समय कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार की इस अनैतिक, भारत विरोधी, संविधान विरोधी इस कृत्य के खिलाफ मैं परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए कश्मीर जाऊंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने सहयोगियों के साथ, भारतीय जनसंघ के उस समय के नेताओं के साथ परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ विश्वासघात हुआ। जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी हत्या करवा दी गई। याद करिए, देश के लिए लड़ने वाला, भारत सरकार के मंत्री पद को इस्तीफा देकर के देश के लिए लड़ने वाला एक ऐसा वीर बलिदानी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उस नींव को आगे बढ़ाता है। बलिदानों की एक परंपरा, ये परंपरा आगे बढ़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें उस समय संगठन मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक और उनके मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके संविधान को आगे बढ़ाने का गुरुत्तरदायित्व दिया गया था। देश के अंदर एक ऐसा विचारक जिसने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी शासन की योजनाओं का लाभ देने की बात कही, उसकी वकालत की। उन्होंने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए। यह बात डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय की व्यवस्था को झकझोरने वाले वक्तव्य के माध्यम से, एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कालांतर में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके साथ भी वही विश्वासघात हुआ। उस समय उनकी भी मृत्यु। एक लगातार कार्य करते हुए देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को जानते थे और पहली बार 1967 में एक गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का भी श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जाता है। भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के युग में जब प्रवेश करती है, देश के लोकतंत्र पर जब कांग्रेस की काली साया छाने लग गई थी, उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया था। उसके खिलाफ उस समय कोई एक दल था जिसने कहा था कि देखिए, देश का हित सर्वोपरि, दल का उसके बाद वो भारतीय जनसंघ है। और अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापकों, उस भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करवा करके लोकतंत्र को बचाने की उस लड़ाई को आगे बढ़ाया था। भारतीय यानी जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बनने के बाद वह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अनेक कारण थे। तब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में होता है। पहला आम चुनाव, जब उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी लड़ी 1985 में, मात्र 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। और आज देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिला है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने स्थापना काल में जो कुछ सोचा था, पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह सब कुछ साकार हुआ है। वह सब कुछ साकार हुआ है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के बारे में जो बात कही थी कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कश्मीर में भी वही संविधान लागू होता है जो शेष भारत के अंदर है। कश्मीर का भी राष्ट्रध्वज वही है जो शेष भारत का है। शेष भारत के अंदर जो व्यवस्था लागू होती है, वही जम्मू कश्मीर के अंदर भी वह व्यवस्था लागू हो रही है। और ये भारत की एकात्मता का आधार कोई बना है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। और अपने संस्थापकों के प्रति यह है सच्ची श्रद्धा का भाव। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोच सकें। अकेले भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। क्योंकि यहां पे परिवार नहीं बल्कि पार्टी और कार्यकर्ता मायने रखता है। लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र उतना ही मजबूत है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने अंत्योदय की बात की, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना,
12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना की स्कीम हो, या समाज के प्रत्येक तबके के लिए, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, यह समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार होता है इन सब अभियानों के माध्यम से। और याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में और उसके उपरांत यह तय किया था कि देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम अपना समर्थन देते हैं। आप देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का निर्माण एक नए युग का सूत्रपात है, ये राष्ट्र मंदिर है। उन दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लोगों के लिए एक नई आशा है जिन्हें दुनिया के अंदर दबाया गया, आक्रांताओं ने जिनकी संस्कृति को रौंदा है। भारत अगर 500 वर्षों के बाद इस सपने को साकार कर सकता है कि कोई कारण नहीं दुनिया की अन्य दबी कुचली जातियां अपने उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। भारत ने आशा का दीप जलाया है, भारत की आस्था का सम्मान हुआ है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यह अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है, 3 तलाक की कुप्रथा पर एक तरफ रोक लगती है और दूसरी ओर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उन्हें 1/3 सीटों पर अतिरिक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का, आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज अनेक कार्यक्रम हैं, केंद्र और राज्य सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है जो हर व्यक्ति की सुरक्षा को, सुशासन के लक्ष्य को, संस्कृति के संवर्धन को और हर नागरिक की गरिमा के अनुरूप उन्हें समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनता है। कभी नहीं हो पाया स्वतंत्र भारत में किसी दल ने इन चारों स को एक साथ जोड़ने का काम किया है, सुरक्षा को, संस्कृति को, सुशासन और समृद्धि को। वह नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक क्रमिक विकास की यात्रा न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि आज दुनिया के अंदर हर भारतीय के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाने की यात्रा भी है। भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का अभियान भी है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी छवि को जो लीक से हट करके है याद करना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके या उन दलों से जो राजनीति के दलदल में बेईमानी और भ्रष्टाचार में गड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हीं के तर्ज पर आचरण करने लग जाएगा, याद करना समाज सम्मान नहीं देगा। समाज कभी भी उन्हें अपने सिर आंखों पर नहीं बिठाएगा और इसलिए याद रखना, उससे अलग हट करके भारत और भारतीयता को सम्मान देते हुए, भारत के राष्ट्रवाद को सर्वोच्च मानते हुए,
भारत की एकता और अखंडता के प्रति सर्वोच्च समर्पण मेरा होगा। इस भाव के साथ जब भी हम राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और सत्ता का आधार हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी गरिमा की रक्षा करना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी अतीत की सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए योगदान देना और भारत की समृद्धि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव जब भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण के पीछे का उद्देश्य भी यही है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कार्यकर्ता नया संगठन का पुनर्गठन, उस पुनर्गठन के साथ हम उन मूल्यों के साथ जुड़ें और उस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, यह आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपसे जरूर एक बात को कहूंगा। हमारा संगठन अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संस्थापकों की उस गौरवशाली परंपरा को अपने जीवन में तो आत्मसात करें, साथ साथ एक बेहतर समन्वय के माध्यम से, एक परिवार भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार को सशक्त और समृद्धशाली बनाने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। संगठन की एक संरचना होती है, वह जिले की इकाई है, लेकिन जिले की इकाई मार्गदर्शक के रूप में, लीडरशिप के लिए वहां पर है, नेतृत्व देने के लिए, समन्वय करने के लिए। हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ। उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए और उस बूथ की ताकत का एहसास कराने के लिए हम सब इस प्रशिक्षण के साथ ही लगातार उस अभियान का हिस्सा बने जो असली कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हो सके। मूल्यों के साथ साथ उस शक्तिशाली संगठन के निर्माण की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा हम सबको बनना है। इस विश्वास के साथ मैं इस प्रशिक्षण शिविर के प्रति आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद इकाई को एक सुचारू और व्यवस्थित प्रशिक्षण शिविर की कार्ययोजना बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं